नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पाठ रहेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वैद्युतिक मापक यंत्र चल लेते। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अपना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभव मापी। विभव मापी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बात करते हैं। देखो, वोल्ट मीटर की बात करें तो पहले बात करते हैं परिचय की कि वोल्ट मीटर होता क्या। देखो दोस्तों, जिस तरीके से एक एम्पीमीटर होता है वो विद्युत धारा की गणना करता है, वैसे ही अपना एक इक्विपमेंट्स होता है जिसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है उसके द्वारा सप्लाई सोर्स जो रहता है उसकी वोल्टेज की गणना की जाती है। ठीक है, तो वोल्टेज मापन के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो परिचय की अगर बात करूं तो वोल्टेज की गणना करने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज की गणना करने वाला यंत्र जो होगा वो वोल्ट मीटर कहलाएगा। अब वोल्टेज की गणना की बात आती है तो देखो दोस्तों, सप्लाई सोर्स जो होता है, सप्लाई सोर्स उसकी अपनी खुद की वोल्टेज होती है, तो उस सोर्स की वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोई भी उपकरण की, किसी भी उपकरण की, तो किसी भी उपकरण की यदि वोल्टेज अपने को नापनी है कि उसके द्वारा जो वोल्टेज ली जा रही है, जो वोल्टेज ग्रहण की जा रही है, उसका मान कितना है, तो उपकरण की वोल्टेज नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यहाँ पर यह आती है कि सप्लाई सोर्स की वोल्टेज जो होती है वो उपकरण की वोल्टेज जो होती है वो ये किस प्रकार से एक वोल्ट मीटर उसकी गणना करता है। तो देखो दोस्तों, अब इस बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना के लिए आप लोगों ने पहले इसके बारे में नॉर्मली सुन रखा होगा। ठीक है, तो वहां ये कहा जाता है कि जब एक वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है तो उसके द्वारा वोल्टेज राशि को बताया जाता है। वोल्टेज राशि जो होती है उसका प्रतीक वोल्टेज का प्रतीक V होता है। अब मैं इस V की बात करूं तो आप लोगों ने जब श्रेणी समांतर संयोजन हल किए थे तो वहां पर अलग अलग इक्विपमेंट्स की वोल्टेज निकाली थी। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला काम में लिया था I × R। ठीक है, तो एक वोल्ट मीटर जो होता है उसके द्वारा इन दो राशियों का गुणनफल करके उनकी वैल्यू बताई जाती है। अब देखो, ये दोनों राशियां क्या होती है? I मतलब धारा, R मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो अपना क्या होता है? वोल्टेज। ठीक है, तो किसी भी उपकरण की वोल्टेज दर्शाने के लिए उस उपकरण में धारा और उसका रेजिस्टेंस मान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल जो होता है वही अपना एक वोल्ट मीटर जो होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो नॉर्मली सीधे शब्दों में मैं ये बात कहूं कि एक वोल्ट मीटर जो होता है उसके द्वारा किसी भी उपकरण की सप्लाई वोल्टेज या उपकरण की वोल्टेज जो होती है उसको दर्शाने का कार्य किया जाता है। अब इसके मैं बात करूं तो एक वोल्ट मीटर जो होता है उसकी संरचना की जब भी बात करें तो वोल्ट मीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है। रेजिस्टेंस जो होता है उसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अपने को यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जिसका रेजिस्टेंस मान अधिकतम होता है उसमें बहने वाली करंट जो होती है वो कम होती है। करंट का मान कम होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और करंट इन दोनों का गुणनफल जो होता है वही अपना वोल्टेज होता है। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही अपनी उपकरण की वोल्टेज देगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों ने एक चीज शुरू से पढ़ी है कि जिस भी उपकरण में रेजिस्टेंस का मान अधिकतम होगा उस उपकरण में बहने वाली करंट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज कह सकता हूं कि जब भी किसी भी
इक्विपमेंट्स को यदि आप लोग वोल्टमीटर के तौर पे काम में लेते हो तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस अधिकतम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अधिकतम रहेगा तो उसकी करंट न्यूनतम रहेगी। ठीक है, यहाँ तक अपने को पता चल गया, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करें कि एक वोल्टमीटर जो होता है वो किस प्रकार से राशियों की गणना करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जब ओम का नियम पढ़ा था, जब ओम का नियम पढ़ा था तो वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी उपकरण में नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ जो I समानुपाती होगी उसी के समानुपात में उपकरण की क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ अगर इस धारा का मान बढ़ता है तो उपकरण की वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ता है, और धारा का मान यदि घटता है तो यहाँ पर उपकरण की वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी कम होती है। अब यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस समय रेजिस्टेंस जो रहता है उसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ R जो होता है वो नियत क्यों रखा जाता है। क्या कारण है कि उपकरण के द्वारा जो वोल्टेज, एक वोल्टमीटर के द्वारा जो वोल्टेज दर्शाई जा रही है वो उस परिपथ में बहने वाले करंट के समानुपात में आ रही है। तो उस दौरान अपने को ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी किसी भी उपकरण का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान उस उपकरण का रेजिस्टेंस पहले ही नियत कर दिया जाता है। भाई उपकरण का जब भी निर्माण किया जाता है, उसकी बनावट जब भी बनाई जाती है, उसका ढांचा जब भी तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उस दौरान उस उपकरण का रेजिस्टेंस मान पहले ही कांस्टेंट कर दिया जाता है। और जब पहले उसका रेजिस्टेंस मान कांस्टेंट कर दिया जाता है तो परिपथ में आने वाली वोल्टेज जो रहेगी, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज के साथ साथ करंट का मान बढ़ेगा, और यदि करंट का मान, परिपथ की करंट का मान बढ़ता है तो इक्विपमेंट्स अपने पास जो लगा हुआ रहेगा उसकी करंट का मान बढ़ेगा, और जब उसकी करंट का मान बढ़ेगा तो उस उपकरण के द्वारा की जाने वाली वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी इक्विपमेंट्स का निर्माण किया जाता है तो रेजिस्टेंस नियत रखा जाता है, और जब रेजिस्टेंस को नियत रखा जाता है तो उस दौरान उस परिपथ में लगे हुए वोल्टमीटर में या उस इक्विपमेंट्स के साथ लगे हुए वोल्टमीटर में जो वोल्टेज दर्शाई जाएगी वो उस परिपथ में बहने वाली करंट के समानुपात में रहेगी। पर ये चीज हमारे को ओम के नियम में बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ विशेष तौर पे इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगर बात करें इस वोल्टमीटर की, तो देखो अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, वोल्टमीटर की संरचना की। तो वोल्टमीटर की संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो नॉर्मली अपने को सीधा सा ये ध्यान रखना है कि एक वोल्टमीटर जो होता है उसमें इंडक्टिव कॉइल काम में ली जाती है, एक इंडक्टिव कॉइल होती है, एक इंडक्टिव कॉइल होती है, उच्च रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और पतले तार की अधिक लपेट वाली होती है। ठीक है, जो कॉइल होती है वो इंडक्टिव कॉइल होती है, उसका रेजिस्टेंस मान जो होता है वो उच्च होता है, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पतले तार अधिक लपेट वाली होती है। जब पतले तार की बात की जाती है तो ध्यान रखना दोस्तों, जब तार पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस मान अधिक रहेगा, उसके अंदर बहने वाली जो करंट रहेगी उसकी करंट कैपेसिटी क्या रहेगी, कम। ठीक है, और यहाँ जब तार पतला है तो रेजिस्टेंस मान अधिक और करंट वैल्यू इसमें कम, और इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ही अपना वोल्टमीटर जो होगा वो पाठ्यांक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग बात करें कि इसका संयोजन जो किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। वोल्टमीटर का संयोजन जब भी किया जाएगा परिपथ में तो ध्यान रखना सप्लाई सोर्स के साथ, सप्लाई सोर्स के साथ
या उपकरण के साथ समानांतर क्रम में किया जाएगा, समानांतर क्रम में किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, समानांतर संयोजन को हम लोग आर पार संयोजन भी बोल सकते हैं, आर पार संयोजन, ठीक है। तो वोल्टमीटर जो होता है उसका संयोजन जब भी किया जाएगा सप्लाई सोर्स के साथ समांतर में होगा, या फिर उपकरण के साथ अगर उसको लगाएंगे तो उसका संयोजन भी समांतर क्रम में किया जाएगा। अब ये किस तरीके से रीडिंग दर्शाएगा, किस तरीके से इसका संयोजन बनाएंगे, तो आप लोगों को एक एग्जांपल बता देते हैं। उस एग्जांपल में इसका संयोजन जो रहेगा उसको बना देते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों मेरे पास ये एक लैंप है, ठीक है। अब मेरे को इसकी वोल्टेज नापनी है, सप्लाई सोर्स यह है मेरा, ये है मेरा लैंप। अब मेरे को इस लैंप की वोल्टेज नापनी है कि ये लैंप वोल्टेज लेगा वो कितनी ले सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो संयोजक सिरे थे उन दोनों की बात में एक वोल्टमीटर से संयोजित कर दिया। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो दोस्तों ये आर पार संयोजन भी है। आर पार का मतलब कि दोनों सिरों पर इस वोल्टमीटर के दोनों सिरे संयोजित है। तो चाहे इसको परिपथ में इस तरीके से लगाओ, चाहे परिपथ में इसको आप लोग इस तरीके से लगाओ, ये इस तरीके से बनने वाला संयोजन एक समानांतर संयोजन है होता है। तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जैसे ही हम लोग इस वोल्टमीटर को इस परिपथ के साथ इस उपकरण के साथ समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उस दौरान इस लैंप का अपना खुद का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और इस लैंप के अंदर से कुछ ना कुछ करंट भी प्रवाहित होगी, ठीक है। अब जैसे आप लोग इस वोल्टमीटर को इस परिपथ के साथ संयोजित करोगे तो वोल्टेज वोल्टमीटर के लिए चीज ध्यान रखना, जब भी इसका संयोजन समांतर क्रम में किया जाएगा तो समांतर संयोजन की एक खास विशेषता होती है कि समानांतर संयोजन के अंतर्गत हमेशा उपकरण और वोल्टमीटर जो होता है उन दोनों की वोल्टेज समान रहती है, उन दोनों की वोल्टेज जो रहती है वो क्या रहती है, समान, ठीक है। लेकिन इनका रेजिस्टेंस मान जो रहता है वो अलग अलग रहता है। भाई हम लोगों ने उपकरण जो लगाया उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो उसके अंदर बहने वाली करंट उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से रहेगी, और यहाँ पर हम लोगों ने जो वोल्टमीटर लगाया उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसी के हिसाब से इसकी करंट रहेगी। तो अब यहाँ पर बात करें कि इस लैंप के साथ हम लोगों ने जो आर पार जिस समांतर क्रम में जो वोल्टमीटर संयोजित किया है, ये जो पाठ्यांक दर्शाएगा, क्या ये पाठ्यांक दी जाने वाले सप्लाई सोर्स के बराबर रहेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक वोल्टमीटर जो रहेगा वो अपना पाठ्यांक जब दर्शाएगा तो उस पाठ्यांक में दो चीजें हमेशा काउंट करेगा, दो चीजों की हमेशा कैलकुलेशन करेगा। तो ये दो चीजें जो रहेगी वो रहेगी इस वोल्टमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस वोल्टमीटर के अंदर बहने वाली करंट। तो इन दोनों के गुणनफल के हिसाब से ही, इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ही ये वोल्टमीटर जो रहेगा ये अपना पाठ्यांक रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से एक वोल्टमीटर अपना पाठ्यांक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों वोल्टमीटर के लिए ये चीज कही जाती है कि वोल्टमीटर का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो हमेशा समानांतर क्रम के साथ किया जाएगा, इसका संयोजन जो रहेगा वो समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ अपने को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जब भी वोल्टमीटर का प्रयोग समानांतर संयोजन के तौर पर किया जाए तो उस दौरान इस वोल्टमीटर में बहने वाली विद्युत धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो नोट अपने को ध्यान रखना है कि जब समांतर क्रम में वोल्टमीटर संयोजित होता है तो इसके अंदर बहने वाली धारा जो होगी वोल्टमीटर की धारा का मान न्यूनतम रहना चाहिए, वोल्टमीटर की धारा का मान न्यूनतम रहना चाहिए। अब धारा का मान न्यूनतम कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस मान है अधिक होगा। तो यहाँ पर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वोल्टमीटर जो है
प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये चीजें क्यों कही गई है, ये चीजें इसलिए कही गई है कि जब वोल्टमीटर में धारा का मान यदि न्यूनतम न होकर के अधिकतम होगा तो उस कंडीशन में, जैसे हम लोगों ने भी एक सर्किट पढ़ा था कि मैं यहाँ पर एक वोल्टमीटर से यूज कर रहा हूँ, यह सप्लाई सोर्स हो गया मेरा, ये मेरा लैंप हो गया अपना। ठीक है, अब देखो ये लैंप एक तरीके से क्या है, यहाँ पर लोड है, सप्लाई के लिए क्या है, लोड। वोल्टमीटर जब हम लोगों ने यहाँ पर लगाया तो एक तरीके से वोल्टमीटर भी क्या है, लोड ही है, लेकिन यहाँ हम इसको एक मापी यंत्र बोल देते हैं। मापी यंत्र बोलने का कारण क्या है कि इसके द्वारा उस राशि की गणना की जाती है जो राशि ये अपना उपकरण है ले रहा है। अब ये उपकरण कौन सी राशि लेगा, ये लेगा अपना सप्लाई सोर्स के द्वारा दी जाने वाली वोल्टेज। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वोल्टेज रिप्रेजेंट की जाएगी, इसने कितनी वोल्टेज ली है, कितनी वोल्टेज में ये कार्यरत है, उसको दर्शाने का काम करेगा अपना ये वोल्टमीटर। तो इस वोल्टमीटर के लिए ये कहा जाता है कि वोल्टमीटर में धारा का मान न्यूनतम रहना चाहिए। ये बात क्यों कही गई है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए ये बात इसलिए कही गई है कि वोल्टमीटर में यदि धारा का मान अधिकतम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के परिपथ बन जाते हैं, अपने पास दो प्रकार के परिपथ बन जाते हैं। अब जब दो प्रकार के परिपथ बनते हैं तो मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों कि जब यहाँ पर धारा परिवर्तन होगी कि नहीं होगी, इस पूरे परिपथ की यदि मैं बात करूं तो इस पूरे परिपथ में यदि मैं यहाँ पर कोई एम्पीयर मीटर लगाता हूं तो अगर इसके अंदर धारा अधिकतम जाती है या इससे सामान्य से कुछ अधिक जाती है तो उस दौरान इस पूरे परिपथ की करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जैसे इस परिपथ की करंट बढ़ेगी तो उसी के साथ इस पूरे परिपथ पर कुछ ना कुछ लोडिंग प्रभाव जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वोल्टमीटर जो होता है उसका, उसमें बहने वाली धारा जो होती है उसका मान न्यूनतम रहना चाहिए, ताकि इस इक्विपमेंट्स की या इस उपकरण की करंट पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर मैं कहूँ इस संपूर्ण परिपथ पर किसी भी प्रकार का कोई लोडिंग प्रभाव का इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में कहा जाता है कि इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिकतम। भाई प्रतिरोध अधिकतम होगा तभी तो इसके अंदर बहने वाली धारा जो रहेगी वो क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वोल्टमीटर जो होता है वो वोल्टेज की गणना करता है, वोल्टेज की गणना करने के साथ साथ उसका संयोजन जो रहता है वो समांतर में करना पड़ता है। समांतर में जब इसका संयोजन करते हैं तो उस दौरान अपने को ये ध्यान रखना होता है कि वोल्टमीटर में धारा जो है इसका मान न्यूनतम रहना चाहिए ताकि अपने परिपथ में किसी प्रकार का कोई लोडिंग प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर जो होता है उससे संबंधित क्या तथ्य हो सकते हैं, इससे संबंधित अपने को क्या नियम है ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो अपने को जैसे एम्पीयर मीटर के बारे में बताया गया था कि एक आदर्श एम्पीयर मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था अपना एम्पीयर, नॉर्मली जो एम्पीयर मीटर आता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था वो क्या होना चाहिए। सप्लाई सोर्स की अगर बात करें तो सप्लाई सोर्स पे रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अपने वोल्टमीटर के लिए भी कुछ तथ्य है जो अपने विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। अब देखो दोस्तों अपने को विशेष तौर पे वोल्टमीटर से संबंधित तथ्य याद रखने हैं वो क्या है। तो पहली चीज अपने को ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस अधिकतम होना चाहिए, कि भाई जब भी उसको आप लोग सप्लाई सोर्स के साथ काम में लो या किसी भी उपकरण की वोल्टेज नापने के लिए उसका प्रयोग करो तो अपने को ये पता नहीं होता कि उसकी आने वाली वोल्टेज जो है उसका मान कितना है। ठीक है, तो आने वाली वोल्टेज यदि अधिकतम है तो उसको सहन करने के लिए उसका रेजिस्टेंस मान जो होना चाहिए वो भी अधिकतम होना चाहिए ताकि उसके अंदर बहने वाली करंट जो उसका मान है न्यूनतम हो। तो एक वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा अधिकतम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी स्थिति आती है आदर्श वोल्टमीटर की। तो आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा अनंत माना जाता है। अनंत इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी एक वोल्टमीटर को हम लोग परिपथ के साथ संयोजित करते हैं तो सप्लाई सोर्स की वोल्टेज का पता नहीं रहता। हो सकता है हम लोगों ने किसी उपकरण को 500 वोल्टेज के अनुमान के आधार पर लगाया हो, लेकिन वहां पर आने वाली सप्लाई जो है उसका मान 1000 वोल्टेज हो, उस आधार पर हम लोग ये कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि इसकी वोल्टेज 500 वोल्टेज सहन करने वाली है या फिर 1000 वोल्टेज सहन करने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना एक
वोल्टमीटर जो होता है, आदर्श वोल्टमीटर को चेक वोल्टमीटर, उसका रेजिस्टेंस हमेशा अधिकतम रहना चाहिए, और साथ साथ आदर्श वोल्टमीटर की अगर बात की जाती है तो उसका रेजिस्टेंस मान हमेशा अनंत रहना चाहिए। तीसरी स्थिति में बात करूं कि वोल्टमीटर सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर सप्लाई का जो रेजिस्टेंस होता है, उस स्थिति में उसका मान कम रहना चाहिए, ताकि उसके द्वारा, ताकि वोल्टमीटर सोर्स जो है उसका रेजिस्टेंस कम रहे। उसके बाद में बात करें आदर्श वोल्टमीटर सोर्स के रेजिस्टेंस की, तो आदर्श वोल्टमीटर जो सोर्स का रेजिस्टेंस है उसका मान हमेशा शून्य रहता है। तो ये चार तथ्य हमेशा अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे एम्पीयर मीटर था, शायद उसी तरीके से इस वोल्टमीटर के भी कुछ तथ्य है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, वोल्टमीटर चल रहा था अपना, तो वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर में हम लोगों ने पढ़ दिया कि इसका सिलेंडर किस तरह में होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसकी संरचना जो होती है वो किस तरीके से होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक होता है एमआई टाइप का, एक होता है एमसी टाइप का, मतलब मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र। तो देखो वहां पर एक चीज आई थी कि मूविंग कॉइल नामक जो यंत्र होता है उसका प्रयोग हम लोग वोल्टमीटर के तौर पे कर सकते हैं। तो अपने पास जो वोल्टमीटर चल रहा है उसमें भी अपने को ये पता होना चाहिए कि जब भी एक वोल्टमीटर के तौर पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है तो वह मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है। मूविंग कॉइल के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वोल्टमीटर की हमेशा ये कहा जाता है कि वोल्टमीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस अधिकतम होना चाहिए, ठीक है, तार पतला होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं एक मूविंग कॉइल एमसी टाइप का जो यंत्र होता है अपना उसमें होती है। तो इसके अंदर कॉइल काम में ली जाती है, कॉइल के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो भी अधिकतम होता है, और अधिकतम होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा की गणना के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका प्रयोग जो अधिकतम किया जाता है वो एज के वोल्टमीटर के तौर पे किया जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि वोल्टमीटर जो होता है अपना ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरीके से एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाई थी, वह कभी कभार ऐसा होता है कि अपने पास हो सकता है वोल्टेज का मान अधिक आ जाए, तो वोल्टेज का मान अधिक आ जाए, अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट हो उसकी परास सीमा कम हो, तो उस कंडीशन में अगर हमारे को इस वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ानी हो तो तब हमारे को इस वोल्टमीटर में क्या परिवर्तन करने होते हैं। तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी एक वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ानी हो या उसका जो पैमाना उसको विस्तार करना हो, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर के तौर पे जब हम लोग किसी भी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली माप सीमा यदि कम है और यदि उसकी माप सीमा अपने को बढ़ानी है तो उस कंडीशन में एक श्रेणी प्रतिरोधक जोड़ा जाता है। एक श्रेणी प्रतिरोधक जोड़कर यंत्र की माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, ये है वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाना। वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाना। एक वोल्टमीटर जो होता है अगर उसकी रेंज कम रह जाए तो उस कंडीशन में उसकी माप सीमा जो बढ़ाई जाती है वो किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो माप सीमा बढ़ाने के लिए श्रेणी प्रतिरोधक जोड़ा जाता है। श्रेणी प्रतिरोधक जोड़ करके यंत्र की माप सीमा बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में ये जो हम लोग प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं ये प्रतिरोधक किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये प्रतिरोधक जो होता है ये मल्टीप्लायर गुणक के नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लायर गुणक, ठीक है, मल्टीप्लायर गुणक या वोल्टमीटर गुणक के नाम से जाना। ठीक है, इसके बाद में देखो श्रेणीक्रम में जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा वो किस तरीके से इसकी माप सीमा को बढ़ाएगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं।
कि मान लेते हैं अपने पास एक वोल्टमीटर है, ठीक है, एक वोल्टमीटर है, किसे लिख देता हूं। देखो दोस्तों, वोल्टमीटर की मार्क्सिमम बढ़ा रहे हैं, तो मार्क्सिमम बढ़ाने के लिए एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो न्यूमेरिकल से अपने को समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसकी मार्क्सिमम बढ़ाई जाती है, आवश्यक मान का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन है अपना, किसी उपकरण का 1 मिली एम्पियर पर कॉइल प्रतिरोध 1000 ओम है। किसी उपकरण का 1 मिली एम्पियर पर कॉइल प्रतिरोध 1000 ओम है। 100 वोल्टेज मापन के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना करो। हो सकता है इस आवश्यक प्रतिरोध की जगह मल्टीप्लायर प्रतिरोधक आ जाए, हो सकता है गुणक प्रतिरोधक आ जाए, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि अपने को जो वोल्टेज का मापन करना है वो करना है कितना, 100 वोल्ट का। तो देखो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहली प्रक्रिया अपने को क्या करनी है, सबसे पहले अपने को बनाना है इसके लिए एक सर्किट डायग्राम। तो मान लेते हैं हम लोगों ने एक सर्किट डायग्राम बना लिया, ये अपना एक वोल्टमीटर हो गया, ठीक है, ये अपना वोल्टमीटर हो गया। और इस वोल्टमीटर के बारे में बता रहा है अपने को कि इस वोल्टमीटर के अंदर जो धारा बह रही है उस धारा का मान तो है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो है 1000 ओम, ठीक है। तो देखो इसकी दो स्थितियां हो सकती है, एक तो पहले वाली स्थिति की इस कंडीशन में इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो होगा वो कितना होगा, और दूसरी स्थिति अपने को पूछ रहा है कि 100 वोल्टेज जब हम लोग इसके द्वारा 100 वोल्टेज की गणना करेंगे तो उस समय इस प्रतिरोध का मान है कितना हो सकता है। तो देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आने वाली वोल्टेज है उसका मान है कितना है, ठीक है। अब यहाँ अपने को दे नहीं रखा, डायरेक्ट अपने को ये बता रखा है कि इसकी मात्रा 100 वोल्टेज तक बढ़ानी है। तो फर्स्ट सिचुएशन अपने पास ये आ गई, और दूसरी सिचुएशन में अपने को ये पूछ रहा है कि ये अपने पास एक वोल्टमीटर है, इसके साथ एक प्रतिरोधक संयोजित करना है, प्रतिरोधक संयोजित करने के बाद में इसके द्वारा जो मापन किया जाए वो 100 वोल्टेज का हो, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर दे रखा है 1 मिली एम्पियर और इस रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 1000, ठीक है। तो ये सिचुएशन नंबर हो गई 2। तो पहले बात करते हैं इसकी। तो यहाँ देखिए तो सीधा सा तरीका लगाते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं ना। तो यहाँ अपने को पता है कि इस वोल्टमीटर के द्वारा जो रीडिंग दर्शाई जाएगी वो रीडिंग इसके करंट और इसके रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है। तो करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1000। तो इसको हल करते हैं पहले, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ इस वोल्टमीटर के द्वारा जो रीडिंग दर्शाई जाएगी उसका मान है कितना होगा। तो V बराबर I इंटू R, I की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इंटू R 1000 हो। अब देखो 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1000 तो लिख सकता हूँ, इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो इसके द्वारा इस वोल्टमीटर के द्वारा जो रीडिंग दर्शाई जाएगी उसका मान कितना हो गया, 1 वोल्ट। कितना हो गया, 1 वोल्टेज। अब अपने को बोल रहा है ये कि अपने को इसकी वोल्टेज बढ़ानी है कितनी, 100 वोल्टेज, मतलब अब वोल्टेज स्रोत जो है उसका मान 100 वोल्ट है। तो 100 वोल्टेज गणना करने के लिए इस वोल्टमीटर में अपने को जो परिवर्तन करना होगा वो कितने ओम तक का होगा। तो देखो जब इसमें परिवर्तन करने की बात आ रही है तो फर्स्ट स्थिति में अपने को ध्यान रखना है कि पहली स्टेप में जो वोल्टेज का मान था वो 1 वोल्ट है, और दूसरी स्टेप की अगर मैं बात करूं तो उसमें वोल्टेज अपने को बता रहा है ये 100 वोल्टेज। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितनी वोल्टेज का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस हो गया 99 वोल्टेज, 99 वोल्टेज का। इसका मतलब यहाँ एक चीज तो साफ साफ स्पष्ट हो गई, इसका मतलब एक चीज तो यहाँ साफ साफ है स्पष्ट हो गई कि जब मैं इसका नया सर्किट बनाता हूँ तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक वोल्टमीटर हो गया, और इस वोल्टमीटर के साथ मैं ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो इस रेजिस्टेंस को लगभग कितनी वोल्टेज सहन करनी पड़ेगी, 99 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ जो वोल्टेज रहेगी उसका मान कितना रहेगा, 100, और इसके द्वारा जो वोल्टेज दर्शाई जा रही है वो कितनी दर्शाई जा रही है, 1 वोल्ट, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 99 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 99 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इससे पहले हम लोग इसका संयोजन देखते हैं कि इसका संयोजन कौन सा है, श्रेणी। जब इसका संयोजन श्रेणी है तो श्रेणीक्रम की एक विशेषता होती है कि जब इस वोल्टमीटर में यदि 1 मिली एम्पियर की धारा आ रही है तो इसका मतलब इस प्रतिरोधक के अंदर से भी धारा कितनी जाएगी, 1 मिली एम्पियर। जब इसके अंदर से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो
तो इसका मतलब इसके लिए भी धारा जो होगी उसका मान भी कितना होगा 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, इसकी वोल्टेज की अगर बात करूं तो इसकी वोल्टेज कितनी है 99। तो V बराबर होगा अपना फॉर्मूला I गुना R। तो दूसरी स्थिति है अपनी स्टेप 2। तो इस स्थिति में वोल्टेज का मान दे रखा है कितना 99 वोल्टेज। करंट का मान श्रेणी संयोजन हो गया, श्रेणी संयोजन हो गया तो करंट का मान कितना हो गया 1 मिली एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस अपने को निकालना है जो सीरीज में लगा हुआ है तो RS। तो यहां पर जब इसका RS निकाला जाएगा तो इसका मतलब 99 वोल्टेज इनटू 1/1000। 99 वोल्टेज बराबर 1/1000 एम्पियर इनटू RS। यहां पर वो RS निकालना है जब ये राशि पक्षांतर होगी तो 99 इनटू 1000 बराबर RS। तो इस सीरीज क्रम के अंदर जो ये रेजिस्टेंस लगाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99000 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो इस रेजिस्टेंस का मान जो आएगा वो कितना आएगा 99000 ओम। इस तरीके से हम लोग एक मल्टीप्लाई जो होगा उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से वैल्यू आई है। देखो इस संयोजन को निकालने के लिए सबसे सरलतम तरीका है ये, बाकी आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये संयोजन आप लोगों को याद है, ये तरीका आप लोगों को याद है तो इस तरीके से आप लोग इस प्रकार के गुणक को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और जब 100 वोल्टेज की बात करते हैं, एक वोल्टेज पहले ही दर्शाया था तो इसको जब हल किया तो हल करने के बाद जो रेजिस्टेंस का मान है वो आया लगभग 99000। ठीक है, तो दोस्तों इकाइयों का इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना क्योंकि बिना इकाई के उनकी राशियों की गणना सही से नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगर किसी को परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वोल्टमीटर की सुग्रहिता की। तो देखो वोल्टमीटर की सुग्रहिता की बात करें तो वोल्टमीटर की सुग्रहिता बराबर होता है वोल्टमीटर का प्रतिरोध और वोल्टमीटर की माप सीमा का जो अनुपात होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध और वोल्टमीटर की माप सीमा का जो अनुपात होता है वही अपना वोल्टमीटर की सुग्रहिता कहलाता है। अब यहाँ पर वोल्टमीटर प्रतिरोध की बात करें तो देखो वोल्टमीटर प्रतिरोध का मतलब होता है कि जब हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं तो उसका पाठ्यांक यदि कम होता है तो कम की स्थिति में हम लोग उसकी जब वैल्यू बढ़ाते हैं उसका विस्तार करते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ श्रेणी प्रतिरोध होता है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। अर्थात मैं बात करूं तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस प्लस श्रेणी में जुड़ा श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध, ये दोनों मिलकर के वोल्टमीटर प्रतिरोध कहलाते हैं। अब प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है उसकी इकाई क्या होती है ओम। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की माप सीमा। अब वोल्टमीटर के द्वारा जो भी चीज मापी जाएगी तो उसके लिए जो इकाई निर्धारित की गई है, मैं वोल्टमीटर में तो वोल्टेज दर्शाया, वोल्टेज की इकाई क्या होती है वोल्ट, और वोल्ट का प्रतीक होता है क्या वी। तो इसका मतलब वोल्टमीटर की माप सीमा जो भी रहेगी वो सारी इसमें रहेगी वोल्टेज में, और जब वोल्टेज में रहेगी तो इसका इकाई क्या हो गया वी। तो वोल्टमीटर सुग्रहिता जो होती है उसकी इकाई होगी अपने पास ओम प्रति वोल्ट। तो ध्यान रखना दोस्त, जब भी वोल्टमीटर के द्वारा किसी भी राशि की गणना की जाएगी और वोल्टेज की गणना की जाएगी तो उस समय उस वोल्टमीटर का सुग्रहिता जो मान है, वोल्टमीटर की सुग्रहिता जो है उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। अब सीधी सी बात यह आती है कि सुग्रहिता का मतलब क्या होता है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमारे पास की माप सीमा का पता नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टमीटर की जो अधिकतम माप सीमा होती है उस पर हम लोग उसका पाठ्यांक सेट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग परिपथ को उसको सेट करते हैं तो वोल्टेज का मान यदि कम है तो वोल्टमीटर अपना सही काम कर जाएगा, और यदि उस पाठ्यांक से अधिक वोल्टेज आ रही है तो उस कंडीशन में वोल्टमीटर की जलने के चांस पूरे बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी वोल्टमीटर का प्रयोग करें तो उस वोल्टमीटर
प्रकार रेजिस्टेंस दी जाने वाली सप्लाई से अधिकतम होना चाहिए, ताकि वोल्टमीटर में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं हो, अपना वोल्टमीटर जो है वो खराब नहीं हो या उपकरण अपना चले नहीं। तो इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए वोल्टमीटर की सुगंधिता निर्धारित की जाती है, और जब भी वोल्टेज की गणना की जाएगी तो उस दौरान अपने को वोल्टमीटर की सुगंधिता उच्च रखनी है, उसकी अधिकतम रखनी है। ठीक है, अब अपने को विशेष चीज जो है, विशेष बातें जो है उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो पहली शर्त, जब भी वोल्टमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उस दौरान पहली शर्त अपने को यही पता होनी चाहिए कि दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज से अधिक वोल्टेज का मापन करने वाला हो, अधिक वोल्टेज का मापन करने वाला वोल्टमीटर दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज से अधिक वोल्टेज का मापन करने वाला। पहली शर्त अपने को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, जब वोल्टेज यदि वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज आधे विक्षेप तक ही आती है, आधे विक्षेप तक ही आती है, तो उस कंडीशन में हम उसकी माप सीमा को कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है, यदि वोल्टमीटर के द्वारा माप सीमा पैमाने पर मध्य स्तर पर हो तो उसकी माप सीमा कम की जा सकती है। देखो दोस्तों, कईयों को समझ में आई होगी, कईयों को समझ में नहीं आई। तो ध्यान रखना, यदि वोल्टमीटर के द्वारा माप सीमा पैमाने पर मध्य स्तर पर हो तो उसकी माप सीमा कम की जा सकती है। इसका मतलब देखो, हमारे पास कोई वोल्टमीटर है, ठीक है, उसके द्वारा जो विक्षेप दर्शाया जा सकता है वो अधिकतम 0 से लेकर के 1000 वोल्टेज तक दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अपने पास आने वाली जो सप्लाई वोल्टेज है उस सप्लाई वोल्टेज का मान लेते हैं 700 वोल्टेज है, मान लेते हैं कितनी है, 700 वोल्टेज। तो जब इसके द्वारा विक्षेप दर्शाया जाएगा तो 1000 वोल्टेज होगा, 1000 वोल्टेज के लिए 700 वोल्टेज को ज्यादा नहीं, 700 वोल्टेज तक ये आसानी से काम कर जाएगा। अब दूसरी स्थिति इसमें ये दे रखी है कि इसके लिए जो दूसरी स्थिति है उसके अंदर हमने को बता रखा है कि इसकी माप सीमा इससे कम 800 वोल्टेज भी हम लोग माप सकते हैं। तो आप चाहो तो दूसरी स्थिति में 800 वोल्टेज तक भी करते हो तो भी इसके द्वारा 700 वोल्टेज की माप सीमा को आसानी से मापा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि वोल्टमीटर के द्वारा माप सीमा पैमाने पर मध्य स्तर पर हो तो उसकी माप सीमा कम की जा सकती है, और कम करके भी उसके द्वारा आप लोग वोल्टेज की गणना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि एक वोल्टमीटर जो होता है क्या उसका भी कोई लोडिंग प्रभाव होता है। तो लोडिंग प्रभाव की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई सा भी उपकरण आप लोग काम में लो, किसी भी वैद्युतिक राशि की गणना करने के लिए यदि आप लोग कोई सा भी यंत्र काम में लेते हो तो उस यंत्र के परिपथ में लगते ही उस परिपथ में कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और जो विक्षेप उत्पन्न होता है वही एक तरीके से उस उपकरण के लिए लोडिंग प्रभाव कहलाता है। कैसे, किस तरीके से, देखो, यदि किसी भी परिपथ में आप लोगों ने वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्टमीटर संयोजित किया है तो उपकरण के पास जो वोल्टेज जा रही है उस वोल्टेज में कुछ ना कुछ गिरावट उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक तथ्य होता है कि जब हम लोग उपकरण के साथ समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर संयोजित करते हैं तो मुख्य भुजा की करंट बढ़ जाती है, और जब मुख्य भुजा की करंट बढ़ जाती है तो मुख्य भुजा की करंट और रेजिस्टेंस के कारण उसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण से उपकरण को दी जाने वाली वोल्टेज में गिरावट उत्पन्न हो जाती है, और यही गिरावट अपने वोल्टमीटर के लिए भी एक तरीके से लोडिंग प्रभाव कहलाता है। लोडिंग प्रभाव, ठीक है दोस्तों, तो लोडिंग प्रभाव याद रहेगा।
उपकरण के साथ यदि आप लोग वोल्टमीटर को संयोजित करते हो तो उस कंडीशन में पूरे परिपथ में कुछ न कुछ वोल्टेज मान में गिरावट उत्पन्न हो जाती है। और पूरे परिपथ के अंदर जो वोल्टेज मान में गिरावट उत्पन्न होने का कारण है वो ये रहता है, उसकी जो मुख्य भुजा रहती है उस मुख्य भुजा की करंट बढ़ जाती है। करंट बढ़ने के कारण उसके रेजिस्टेंस और उसकी बढ़ी हुई करंट के गुणनफल के आधार पर उस मुख्य भुजा के द्वारा कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर लिया जाता है। और जब कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर लिया जाता है तो उपकरण को दी जाने वाली वोल्टेज में कमी उत्पन्न हो जाती है। तो यही अपना लोडिंग प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को।